हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो हम लोग भाग 11 को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम लोग केंद्र राज्य विधायी संबंध और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को देख चुके हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को देखेंगे। आपको याद दिला दें कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों में हमने 3 सूचियों का अध्ययन किया था: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। जो केंद्र सूची संघ सूची थी, उस पर कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषय देखे थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। और आपको याद दिला दें कि राज्य सूची में जो विषय थे, जैसे कि सिंचाई है, मनोरंजन है, कृषि है, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था। ठीक है। और इसके बाद समवर्ती सूची देखी थी, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए थे उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन विवाद की स्थिति में प्राथमिकता केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी। इसी क्रम में अवशिष्ट शक्तियों को देखा था, यानी एकदम से कोई नया विषय आ जाए तो उस पर कानून कौन बनाएगा। तो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संविधान बनने के बाद इस तरह के विषय आए तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, यहाँ अनुच्छेद भी बताए थे 248 अवशिष्ट शक्तियों के लिए। संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है। ये थे आपके विधायी संबंध। ठीक है, भाग 11। और इसके बाद हमने प्रशासनिक संबंधों पर बात की थी कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे केंद्र द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन हो सके, या संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन हो सके। राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे केंद्रीय या संघीय कार्यपालिका में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है। राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे संघीय कार्यपालिका के विस्तार में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अनुच्छेद 256 देखा, 257 देखा, ठीक है, 258 देखा। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम लोग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग देखेंगे कि इन्हें हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है। करों के संबंध में केंद्र सरकार किन विषय पर कर लगाएगी, राज्य सरकार किन विषय पर कर लगाएगी। तो करों के संबंध में, अनुदान के संबंध में। ठीक है। यानी कुछ अनुदान ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनको केंद्र सरकार को, संसद को, राज्यों को देना होता है। कुछ विवेकाधीन अनुदान है जो उनकी इच्छा पर है। ठीक है। अपने बजट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अनुदान दिया जाएगा राज्यों को। ठीक है, सहायता अनुदान। इसके बाद ऋणों के संबंध में। ठीक है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार की गारंटी के बिना विदेशों से ऋण नहीं ले सकती। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग इसे 3 भागों में बांट लेंगे। नंबर 1, करों के संबंध में। करों के संबंध में, ठीक है, यानी वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी। तो यहाँ पे आप अनुच्छेद 268 देख सकते हैं, आर्टिकल 268। ठीक है। इसमें वैसे विषय हैं, पहले तो आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार है वो 13 विषयों पर, संघ सूची के 13 विषयों पर टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है।
ठीक है, यानी केंद्र सरकार संघ सूची में ऐसे 13 विषय हैं जिन पर कर लगा सकती है, वहीं राज्य सरकार ऐसे 18 विषय हैं राज्य सूची में जिन पर कर लगा सकती है। ठीक है, और समवर्ती सूची में पहले 3 विषय थे, अब उनको भी हटा लिया गया है। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय? 13 विषय, इन पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार है। राज्य सूची में 18 विषय। आपको लग रहा होगा कि राज्य सूची में ज्यादा क्यों है, तो आपको बता दें, भले ही राज्य सूची में ज्यादा विषय हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो केंद्र के पास है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स है, सेवा कर है, तो जितने भी महत्वपूर्ण कर हैं उनका पावर केंद्र के पास है, और इसीलिए केंद्र के पास ज्यादा कलेक्शन हो पाता है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स। तो 268 करों के संबंध में, तो कुछ ऐसे कर जिन्हें कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, केंद्र सरकार अधिरोपण करती है, लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड प्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अधिरोपित करना, हम लेकिन साधारण भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप समझ सकें। तो केंद्र सरकार को कर लगाने का ठीक है, लगाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 268 में वैसे करों का उल्लेख किया गया है जिन्हें कौन लगाएगा? जिन्हें केंद्र सरकार को लगाने का अधिकार है, लेकिन इसकी वसूली राज्यों के द्वारा की जाती है। वसूली और उपभोग, यहीं पे लिख लीजिए, वसूली और उपभोग। ठीक है, राज्यों के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार है, लेकिन इसकी जो वसूली है और इसका और उपभोग राज्यों के द्वारा। ठीक है, टैक्सेस लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट कलेक्टेड एंड प्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे करों का उल्लेख। इसके बाद आर्टिकल 268। ठीक है, आर्टिकल 268, इस अनुच्छेद में 268A है। ठीक है, 268A सेवा कर का प्रावधान किया गया। 88वें संविधान संशोधन, 88वें संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया। 88वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, सेवा कर का प्रावधान किया गया। सेवा कर का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 268A, और इसके बाद इसमें आपको बता दें टैक्स, जैसे स्टाम्प शुल्क वगैरह है। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, यहां लिखे दे जाए, इसमें एग्जाम्पल में स्टाम्प शुल्क वगैरह आ जाएगा। स्टाम्प शुल्क है, ठीक है, और अल्कोहल अधिरोपित कर, स्टाम्प शुल्क, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन पर कर, ठीक है, स्टाम्प शुल्क। 88वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवा कर का प्रावधान किया गया। इसे कौन लगाएगा? इसे केंद्र लगाएगी, केंद्र लगाती है।
ठीक है, अधिरोपित और लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इसकी वसूली और इसका उपभोग, इसकी वसूली और उपभोग, इसकी वसूली और उपभोग केंद्र राज्य दोनों करेंगे, केंद्र एवं राज्य दोनों करेंगे, ठीक है। केंद्र राज्य दोनों करेंगे। केंद्र लगाती है सेवा कर, सर्विस टैक्स, सर्विस पर जो टैक्स होते हैं केंद्र लगाएगी, लेकिन इसकी जो वसूली होगी, उपभोग होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों लोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 269, ठीक है, लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्हें वसूल करके किसको दे दिया जाता है, कलेक्टेड भी केंद्र सरकार करेगी, वसूली भी केंद्र सरकार करेगी, इसके बाद राज्यों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका अधिरोपण ठीक है। आपकी जो लक्ष्मीकांत में शब्द यूज किया गया है, उद्ग्रहित किया गया है, ठीक है, अधिरोपण, ठीक है। तो इसका अधिरोपण कौन करेगा, कौन लगाएगा, केंद्र लगाती है और कलेक्ट भी केंद्र करती है, लगाती है और केंद्र संग्रहित करती है, संग्रहित करके फिर राज्यों को सौंप दिया जाता है, राज्यों को सौंप दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो सारे टैक्स हैं और सारे अनुदान हैं, ये वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। वित्त आयोग, अभी हम लोग वित्त आयोग को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है, अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये सारे जो टैक्स वगैरह हैं और अनुदान वगैरह हैं, वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 270 सीमा शुल्क वगैरह है, सीमा शुल्क, ठीक है, और आयकर, इनकम टैक्स, आयकर को आपको बता दें सबसे पहले कब, ब्रिटिश काल के टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यानी 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था आयकर को, इनकम टैक्स को, ठीक है। तो सीमा शुल्क, आयकर और जैसे आदि विषयों पर कर केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र लगाती है, ठीक है। और इसके बाद वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को कुछ भाग दे दिया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर, वित्त आयोग की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की अनुशंसा पर, वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को कुछ भाग दे दिया जाता है, कुछ भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो था
करों के संबंध में अब हम लोग देखते हैं अनुदान के संबंध में। ठीक है, कुछ अनुदान वगैरह दिए जाते हैं राज्यों को, जैसे जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या हो सके, कल्याण हो सके। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं हेतु कुछ अनुदान दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को। कुछ विवेकाधीन ग्रांट्स होते हैं, अनुदान होते हैं, सहायता अनुदान, जिनको राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि राज्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु ठीक है। अब हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे अनुदान के संबंध में। अनुदान के संबंध में, ठीक है, अनुदान के संबंध में, करों के संबंध में, अनुदान के संबंध में और फिर ऋणों के संबंध में। अनुदान के संबंध में तो कुछ अनुदान किसको दिए जाते हैं, एससी और एसटी को, एससी एसटी को एससी एसटी को राज्यों को दिए जाते हैं एससी एसटी के विकास के लिए, एससी एसटी के कल्याण के लिए। राज्यों को एससी एसटी के कल्याण के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, एससी एसटी के कल्याण के लिए दिए जाते हैं, कल्याण के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कुछ अनुदान होते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु, प्राकृतिक आपदाओं जैसे उत्तराखंड में नेचुरल डिजास्टर आया था, केरल में बाढ़ आई थी, बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु। इसके बाद कुछ पिछड़े राज्यों को सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, पिछड़े राज्यों को सामाजिक आर्थिक विकास हेतु दिए जाते हैं। ठीक है, ये अनुदान हमने बताया था आपको, वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं और दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंपलसरी यानी जिसने केंद्र को देना है, और विवेकाधीन अनुदान, ठीक है, जो केंद्र सरकार की इच्छा पर है। ठीक है, तो अनुदान के संबंध में। इसके बाद जो तीसरा है वो ऋणों के संबंध में, ऋणों के संबंध में। बड़ा बड़ा लिख दिया है, कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर बहुत छोटा लिखते हैं। ठीक है, अनुदान के संबंध में, ऋणों के संबंध में। ठीक है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की गारंटी के बिना कोई विदेशों से ऋण नहीं ले सकती है। राज्य सरकार केंद्र की गारंटी
के बिना विदेशों से ऋण नहीं ले सकती, ऋण नहीं ले सकती। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 चीजों को देखा करों के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 268 केंद्र सरकार कर लगाती है और इसकी वसूली और उपभोग राज्यों को के द्वारा किया जाता है। 268A सेवा कर का प्रावधान किया गया। ठीक है, इन्हें सेवा कर में केंद्र सरकार लगाती है और इसकी वसूली और उपभोग केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किए जाते हैं। 269, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है और इसकी वसूली भी केंद्र सरकार करती है और इसके बाद राज्यों को दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ कर देखे, जैसे सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटीज है, इनकम टैक्स है, आयकर, सीमा शुल्क, इनको कौन लगाता है? इनको केंद्र सरकार लगाती है और इसके बाद किसको? एक निश्चित भाग इनका राज्यों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो करों के संबंध में, अनुदान के संबंध में हमने देखा कि वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2 प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, ऐच्छिक और विवेकाधीन अनुदान। तो SC ST के कल्याण के लिए अनुदान दिए जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु अनुदान दिए जाते हैं। पिछड़े राज्यों को सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अनुदान दिए जाते हैं। ऋणों के संबंध में राज्य सरकार केंद्र की गारंटी के बिना विदेशों से ऋण नहीं ले सकती। ठीक है, अब हम लोग वित्त आयोग को देखने जा रहे हैं। वित्त आयोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करे। और इस आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो आपको बता दें ये बहुसदस्यीय संस्था है, यानी इसमें 5 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अध्यक्ष सामाजिक कार्यों का एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, सामाजिक कार्यों का एक्सपर्ट व्यक्ति होगा। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280, वित्त आयोग। वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, संरचना 1+4 की संरचना होती है। ठीक है, 1+4, इसका मतलब है कि एक अध्यक्ष, एक तो इसमें अध्यक्ष हो गया और प्लस 4 कितने हो गए? 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, संरचना हो गई। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष के लिए योग्यता बता दें आपको कि सामाजिक कार्यों का विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ। ठीक है, सामाजिक कार्यों का एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, सामाजिक कार्यों का एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए। इसके बाद सदस्यों के लिए क्या योग्यता होगी? तो जो सदस्य होंगे उनके लिए योग्यता, ठीक है, यहां मैं लिखे दे रहा हूं सदस्यों के लिए योग्यता। एक तो
जिसमें जो 4 सदस्य हैं, पहला सदस्य जो होगा हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का एससी का जज बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। इसका जो दूसरा सदस्य होगा, ठीक है, पहला सदस्य हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, दूसरा सदस्य होगा वो वित्त एवं लेखा का विशेषज्ञ, वित्त एवं लेखा का विशेषज्ञ। इसका जो तीसरा मेंबर होगा वो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होगा, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, ठीक है। और इसका जो चौथा मेंबर होगा वो वित्त प्रशासन का जानकार कह लो या विशेषज्ञ, वित्त प्रशासन का विशेषज्ञ, वित्त प्रशासन का विशेषज्ञ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सदस्यों के लिए योग्यता क्या होगी, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वित्त एवं लेखा का विशेषज्ञ हो, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, वित्त प्रशासन का विशेषज्ञ हो, ठीक है। ये जो योग्यता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 280 गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संरचना 1+4, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, ठीक है। सामाजिक कार्यों का विशेषज्ञ व्यक्ति हो, योग्यता हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वित्त एवं लेखा का विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, वित्त प्रशासन का विशेषज्ञ हो। अब हम लोग वित्त आयोग के कार्यों को देखेंगे, ठीक है। वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के कार्य, आयोग के कार्यों में आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वित्त का बंटवारा करेगा। ये राजस्व से, जो करों से प्राप्त राजस्व होता है उसे बांट देगा, किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करता है, ठीक है। तो आपको बता दें मूल संविधान में आयोग के 3 कार्य महत्वपूर्ण थे। मूल संविधान में आयोग के 3 कार्य थे, ठीक है। इसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन, ठीक है। 73वें 74वें संशोधन के द्वारा ये आपको बता दें कि ये पंचायत से संबंधित है, 1992 में किया गया, और 74वां भी 1992 में हुआ, ठीक है। और ये पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है, ठीक है। इसे अभी हम लोग देखेंगे, पंचायत नहीं पढ़ा है अभी हम लोगों ने, नगर पालिकाओं को नहीं पढ़ा है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आयोग को 2 अन्य कार्य सौंपे गए, ठीक है। आयोग को 2 अन्य कार्य सौंपे गए, ठीक है। नंबर 1, केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के मध्य प्राप्त करों, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच या मध्य प्राप्त करों की बंटवारा
बंटवारा की अनुशंसा करना, ठीक है, सिफारिश करना, अनुशंसा करना, ठीक है, सिफारिश करना, ठीक है, कि राज्यों को कितना भाग मिलेगा, सिफारिश। केंद्र व राज्यों के मध्य प्राप्त करों के बंटवारा की अनुशंसा करना, सिफारिश करना, ठीक है। इसके बाद अनुदानों के संबंध में सिफारिश करना। अनुदान हमने सहायता अनुदान बताया था ना, ग्रांट से दिए जाते हैं, अनुदान यानी ग्रांट्स, राज्यों को ग्रांट से दिए जाते हैं, ठीक है। तो अनुदान की, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश करना, सिफारिश करना, ठीक है। और ऐसा कोई कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य, सौंपे गए कार्य को करेगा, कार्य, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य को करना। ये 3 कार्य थे, ठीक है, 3 कार्य थे। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 और कार्य बढ़ गए, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी पंचायत से संबंधित है, तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या होंगे, ठीक है, पंचायतों को कहां से पैसा मिलेगा, तो पंचायतों के वित्तीय स्रोतों के संबंध में, ठीक है, संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि होगी में वृद्धि से संबंधित सलाह देना। तो पंचायतों के वित्तीय स्रोतों के संबंध में राज्यों की संचित निधि, संचित निधि में वृद्धि से संबंधित सलाह देना, में वृद्धि से संबंधित सलाह, ठीक है। इसी प्रकार जो 5वां काम होगा वो नगर पालिकाओं, पंचायत की जगह क्या करना है आपको, केवल नगर पालिका कर देना है, नगर पालिकाओं ठीक है के वित्तीय स्रोतों के संबंध में राज्यों की संचित निधि में वृद्धि से संबंधित सलाह देना, ठीक है। ये वित्त आयोग के क्या हैं, ये वित्त आयोग के कार्य हैं। अब आपको बता दें कि आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, 3 प्रकार के आपात बताए थे हमने। तो आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है। तो हम लोग आपातकालीन परिस्थितियों को पढ़ने जा रहे हैं। अब आपातकालीन परिस्थितियों में आपको हमने बताया था कि याद कीजिए, जब अनुच्छेद 352 की स्थिति होगी तो केंद्र क्या हो जाता है, हमने बताया था हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो किसमें चेंज हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध,
ये अनुच्छेद अगर 352 की स्थिति होगी, 3 प्रकार के आपात बताए थे। अनुच्छेद 352 की स्थिति में हमने क्या बताया था कि केंद्र क्या हो जाता है, केंद्र हमारा संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। और जब शक्तिशाली हो जाएगा तो अनुच्छेद 354 करों से संबंधित संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है, करों से संबंधित संशोधन करने का अधिकार, करों से संबंधित संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त हो जाएगा, संसद को प्राप्त होता है, संसद को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 356, ठीक है, 356 का क्या प्रभाव पड़ेगा, याद कीजिए, ये राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब राज्यों के द्वारा केंद्र के निर्देश का पालन न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यों का बजट भी होगा वो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। यदि किसी राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन लगा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उसका बजट केंद्र सरकार पास करती है। ठीक है। तो एक तो यही प्रभाव पड़ेगा कि राज्यों के वित्त संबंधी सभी गतिविधियों पर केंद्र का नियंत्रण, ठीक है, राज्यों के वित्त संबंधी सभी गतिविधियों पर केंद्र का नियंत्रण। इसके अलावा जो राज्य सरकार का बजट होता है, राज्यों का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपात वाला टॉपिक पढ़ा होगा, आप वहां पे देखिए पहले उस टॉपिक को। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप राष्ट्रीय आपात वाले टॉपिक को पढ़ें और फिर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। हमने बताया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि पूरे देश या देश के किसी भाग में वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है, तो राष्ट्रपति पूरे देश या पूरे देश के किसी भाग में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, हमने बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सहित, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सहित राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती, राज्यों के कर्मचारियों
के वेतन भत्ते में कटौती, वेतन भत्ते में कटौती, कटौती, ठीक है। और क्या बताया था हमने, आपको बता दें कि अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल किसी भी बिल को, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 200 के तहत क्या करेगा, राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि सभी धन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, आरक्षित रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है। केंद्र राज्य विधायी संबंध हमने पढ़े, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध पढ़े, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में पंचायती राज व्यवस्था को खत्म कर लेंगे और फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया को उठाएंगे या फिर ज्योग्राफी उठा लेंगे, या दोनों को साथ साथ भी चला सकते हैं, जैसा मतलब एग्जाम को देखते हुए, समय को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ठीक है। अगर टॉपिक पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।